सिविल मैटर्स, Yes. वो क्या होते हैं? और 40 साल तक अगर किसी के कब्जे में लैंड रहती है Yeah. तो वो उनकी हो जाएगी। Okay. कि एडवर्स Right. पोजीशन क्या चीज़ है? कि अगर कोई भी कल को ज़मीन खरीदने जा रहा है तो उसको सबसे पहले तो एक इन्फॉर्म्ड पर्सन Yes. किसके पास जाना चाहिए? तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, दे आर जस्ट एज गुड। दिव्या, आप मुझे ना विस्तार से सारे एक एक करके स्टेप्स बताइए कि हम गए एक एडवोकेट के पास, वो एडवोकेट हमें कैसे गाइड करेंगे कि मतलब हम सही तरीके की जमीन खरीदें जिसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड ना रहे। Right. ये जो डीड होती है बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, वो भी किया, पर उसने कुछ समय के बाद किराया देना भी बंद कर दिया और वो प्रॉपर्टी भी नहीं खाली कर। तो इन दैट केस लैंडलॉर्ड के पास व्हाट इज In this case, landlord. हेलो दिव्या, हाउ आर यू? Very well, ma'am. How are you? ऑल गुड डियर। Thank you for having me. और कैसे चल रहा है आजकल? कोर्ट जाते हो रोज रोज? Yes. और कौन से केसेस से डील कर रहे हो? I'm dealing with civil matters. सिविल मैटर्स, Yes. वो क्या होते हैं? In layman language, जो भी criminal नहीं है वो सब civil है. But we typically deal with matrimonial disputes and property disputes. अच्छा, सिविल में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी आते Yes. हैं। Marriage as an institution is a civil, and property again comes under civil, and that's what. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में क्या कैसा डिस्प्यूट आता है जैसे आपको? जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, the majority of cases that I have come across in civil litigation is pertaining to the frauds that happen during the sale of a property. Like it could be as simple as you're buying a land and you don't know कि उस land का already एक dispute चल रहा है, so you end up buying litigation instead of a land, and that's how it then bothers जिसने land खरीदा होता है, फिर उसको आके देखना पड़ता है क्योंकि जो litigation चल रहा होता है it binds down जिसने वो land खरीद लिया. So that's the most litigation happening these days. मतलब अगर आपने किसी तरह की जमीन ली Yeah. और वो जमीन का पहले से ही कोई मुकदमा चल रहा है, Yes. जिसको आप लिटिगेशन बोल रहे हो, Yes. तो जो इंसान ने जमीन ली उसने साथ में मुकदमा भी खरीदा। लिया. Yes. एक तो बेचारे के पैसे गए जमीन खरीदने में, Yeah. ऊपर से मुकदमा भी उसके सिर पे आ गया। Yes. तो वेरी इंटरेस्टिंग है दिव्या। तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? जमीन जायदाद तो पूरी जिंदगी भर की मेहनत के बाद आप खरीदते हैं, Yes. और अगर उसमें भी आप धोखा खा जाए तो वो तो लाइफ को एक बहुत बड़ा Long drawn process. बिग ऑब्स्टिकल में डाल देगा, बहुत ज्यादा Very मुसीबत true. में डाल देगा। Very true, ma'am. तो क्या, हाउ शुड वन बाय, कैसे खरीदें जमीन? I think as an advocate, I would suggest कि जो भी लैंड खरीद रहे हैं, for that matter कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, it could be a house, it could be just a piece of land, or it could be any property for that matter, आपको कंसल्ट करना चाहिए एक एडवोकेट को जो आपको हेल्प कराएगा चेक कराने में कि उस प्रॉपर्टी का कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है, या फिर उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज तो नहीं है, किसी बैंक का लोन तो नहीं है, या किसी और पर्सन का उस पर राइट तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस हो. सो देयर इज वेयर यू कंडक्ट a research as an advocate for your client to give him property free from litigation and free from such encumbrances. So as a buyer, आपको blindly trust करके किसी से भी जमाबंदी पे उसका नाम देख के उससे प्रॉपर्टी नहीं खरीद लेनी चाहिए, because जमाबंदी does not mean कि आप ओनर से ही खरीद रहे हो, चाहे उसका फर्द पे नाम लिखा होगा, but that does not guarantee that such person जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो ओनर है. So you have to be really careful while purchasing property. वेरी स्ट्रेंज। मैं तो आज तक यही सोचती थी कि जमाबंदी देख ली, फर्द देख ली, एक और चीज कुछ आता है, इंतकाल, Yeah, mutation, yes. म्यूटेशन, वो देख लिया तो बस हो गए, 3 पेपर पूरे हैं तो इट्स राइट। No, ma'am. In fact, I was preparing for this podcast और मैंने interestingly अभी study किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही महीने in November, in the case of Samula versus State of Bihar, बोला है, it's a very technical phrase, I'll break it down for you. It says that registration follows ownership and it's not the other way around, which means कि सिर्फ रजिस्ट्री करा देने से या अपना जो आप
कह रहे हो कि म्यूटेशन करवा लिया या फिर फर्द पे नाम लिखवा लिया, उससे आप ओनर नहीं बन जाते हो. सुप्रीम कोर्ट सेज कि आपके पास ओनरशिप का टाइटल होना चाहिए जो आपके पास या तो एक रजिस्टर्ड सेल डीड से आता है या फिर अगर कोई फैमिली प्रॉपर्टी थी उसकी पार्टीशन डीड से आता है. उसके बाद आप उसकी फर्द में अपनी जमाबंदी में म्यूटेशन कराते हो तो वो आपका एक फिजिकल रिकॉर्ड बनता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हैविंग योर नेम इन अ फर्द मीन्स दैट यू आर एन ओनर. एंड दिस वॉज ओनली सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंथ. तो आप मानो कि एक प्रॉपर्टी जो आई थिंक 1800 से चला आ रहा है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का लॉ, उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पास कर रही है, मीनिंग देयर बाय कि इस चीज़ के कितनी ही लिटिगेशन होगी और पर ये रेट्रोस्पेक्टिवली तो नहीं इफेक्टिव होगा. नो मैम, ऑल द जजमेंट्स मतलब जो पीछे या जिन्होंने खरीद ली है आज की जिस तारीख से ये जजमेंट आई उससे पहले की, उनके ऊपर तो ये सब नहीं लागू होता. नो मैम, इट्स नॉट लाइक दैट. ये क्लैरिफिकेशन ही आया है क्योंकि अगर हम लॉ भी देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉ रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करता है. और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टॉक्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इवन दैट मैंडेट्स कि हु कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, एक ट्रांसफरी कैसा होना चाहिए. तो आपको उस सब के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई करने चाहिए. सो दैट लॉ इज देयर, बट बिकॉज इट्स कॉम्प्लिकेटेड एक आम आदमी के लिए समझने के लिए, इस वाई इस चीज़ पे इतना लिटिगेशन होता है. हम किसी का भी नाम एक फर्द पे देख के उससे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर बाद में हमें पता लगता है कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टी थी नहीं, हम अपना घर बना रहे हैं उस पर और एक और बंदा आके कह रहा है कि आप मेरे लैंड पे घर कैसे बना रहे हो. सो इट्स लाइक बिल्कुल बिल्कुल. आई स्टिल रिमेंबर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर आई थी कुछ साल पहले, घोसला का घोसला. यस, इट वाज अबाउट द सेम. रिमेंबर, इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी और उसमें कुछ बिल्कुल यही सिचुएशन यही सीन दिखाते हैं. Yes. Of course, it's a very interesting movie and ये reality है. Yes, ma'am. It is stark reality. It's a stark reality because I think हम इतना केयरफुली जाते हैं जब हम लेट्स से गोल्ड खरीदने जाते हैं कि उसका कितना कैरेट है, उसका सर्टिफिकेट कैसा है. बट जब हम एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं हम बस उसका रजिस्ट्री पे नाम देख लेते हैं, अच्छा है ठीक है इसका ही होगा, हम उससे ले लेते हैं. बट वी नीड टू बी ज़्यादा केयरफुल बिकॉज सेल ऑफ प्रॉपर्टी के आजकल बहुत लिटिगेशन हो रहा है एंड इट्स क्वाइट गोइंग अप एज सुप्रीम कोर्ट एज वेल. आई कैन अंडरस्टैंड. बहुत ज़्यादा ही मेरे को ये जरूर पता है कि बहुत सारे सिविल एडवोकेट्स हैं और कोर्ट्स इतनी भरी हुई हैं. न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा वॉल्यूम एंड फिगर्स आते हैं कि इतने केसेस पेंडिंग हैं. यस मैम. एंड वी नीड मोर एंड मोर जजेस, वी नीड बिगर कोर्ट्स. यस. एंड फ्रॉड इज गोइंग अप लाइक एनीथिंग. यस. लॉट्स ऑफ फ्रॉड इज. यस मैम. वेरी राइटली सेड कि इन चीज़ों की अगर थोड़ी सी नॉलेज हो वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल. यस. सारी उम्र की आप पूंजी लगाते हो, यू ट्राई टू बाय योर प्रॉपर्टी, बस ये कुछ चीज़ें अच्छी तरह चेक करके तसल्ली से इफ यू डू इफ यू वर्क यू कैन डू समथिंग नाइस अबाउट इट. दिव्या, एक और बात बताना, मेरे साथ ना मेरे डिस्टेंट फ्रेंड हैं, उनके साथ ऐसा हुआ. हर हस्बैंड वॉज इन द आर्मी और आर्मी में होने के कारण वो नेचुरली यू आर ऑल द टाइम आउट. अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की मिड लाइफ में आके डेथ हो जाती है. पर पीछे से उनका जो घर है, अब जब बेटी की शादी होती है तो नेचुरली दो चीज़ें तो देखी जाती हैं कि लड़का अच्छी नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पीछे से घर जायदाद अच्छी है कि नहीं. तो जहाँ तक अच्छी नौकरी, ऑफ कोर्स हर हस्बैंड वाज इन द आर्मी एंड ही वाज गुड एंड ठीक चल रहा था. पीछे से घर जायदाद उनकी बहुत बड़ी, पर वो जो गांव की जितनी ज़मीन थी वो उनके हस्बैंड के एक भाई हैं जिनके जो संभाल रहे थे, देख रेख कर रहे थे. सो अब ये आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ जो मेरी फ्रेंड हैं वो आराम से दिल्ली में रहने लग गई, अपने बच्चों को पढ़ाने लग गई. एंड शी वाज लाइक कूल विद दिस कि ठीक है वहाँ का वो संभाल रहे हैं, मिलना जुलना लगा रहा फैमिली के साथ, इन लॉज की फैमिली, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. जब तक उनके बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना था एंड ऑल ऑफ अ सडन शी नीडेड मनी. अब शी गोज टू हर ब्रदर इन लॉ जिनके पास वो सारी प्रॉपर्टी है कि भैया मुझे थोड़ी सी ज़मीन शायद सेल ऑफ या जो भी करना पड़ेगा, आई नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी, मुझे बच्चों को बाहर भेजना है. तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया. ही सिंपली रिफ्यूज्ड टू हर अटर शॉक एंड डिस्मे. राइट. अब वो कहती हैं कि जब हस्बैंड की डेथ हुई थी
तब इनके फादर इन लॉ अलाइव थे। उन्होंने आपस में बैठ के टेबल पे ये फ्रेंड को वो जमाबंदी के पेपर्स दिए, बोला कि बेटे ये तुम्हारी जमाबंदी है, ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम अकेली हो, तुम नहीं संभाल पाओगी, इसको इन्हीं को संभालने दो, जब ज़रूरत होगी ले लेना। वो पेपर्स उसके पास वैसे के वैसे ही पड़े हैं, बट दे आर ऑफ नो वर्थ। या तो उसको ऐसा क्या लेना? व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर्स, लाइक दीज पेपर्स हैव नो वैल्यू। लाइक वी सेड, अभी मेंशन हमने किया कि सिर्फ आपका फर्द में नाम या फिर ऐसे किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में फॉर दैट मैटर आपका नाम डज नॉट ग्रांट यू द टाइटल ऑफ एन ओनर। हाउ डू यू बिकम एन ओनर? और इस केस में आई थिंक शी शुड गो फॉर अ पार्टीशन बिकॉज her kids definitely have a right in that property, but उसको डिमार्केट करवा के उसमें अपना एक प्रॉपर शेयर लेके उसका टाइटल अपने नाम करवा लें। एंड अदर देन दैट, अगर उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो डिनाई ही कर रहे हैं कि आपका तो ऐसा कोई राइट ही नहीं है, सो शी कैन ऑल्सो फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन इन द सिविल कोर्ट्स। सो 2 केसेस कैन गो ऑन साइमल्टेनियसली। एक, उसको रिलीफ इमीडिएट मिल जाएगा कि वो उन्हें आउस्ट नहीं कर पाएंगे उस प्रॉपर्टी से, और उनको एक डिक्लेरेशन भी मिल जाएगी। सेकेंडली, इन द लॉन्ग रन, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो दीज केसेस टेक years to come to a conclusion, so then once that partition is done she can have her share, but until then of course a declaration suit and a temporary injunction will also help her. But the way she was telling me, I had a word with her, and she was telling me कि ये जो इसके ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने दावा किया है कि he has been tilling that land for 40 years now. Okay. और 40 साल तक अगर किसी के कब्जे में लैंड रहती है तो वो उनकी हो जाएगी। Okay. Here comes the point of possession, right? आप कह रहे हो कि possession उनका है from the last 40 years. Ma'am, possession again is, there's a phrase in law that says possession is 9 points of ownership. But what is that 10th point? That 10th point again is the title. And title यहाँ पे सिर्फ उनके brother-in-law का नहीं है. He might be in possession, but it's a very common mistake या एक बहुत बड़ा वहम है हम सबको, और हमें इस राइट के बारे में अवेयर होना चाहिए कि अगर किसी का possession भी है, that doesn't mean वो person owner है. आप उसका possession होने के बावजूद उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, बिकॉज उसका अगर टाइटल नहीं है और अगर पार्टीशन नहीं हुआ है उस प्रॉपर्टी का, तो एवरीवन इज अ को ओनर इन जॉइंट पोजेशन। मतलब सभी ओनर्स हैं जब तक उसकी मल्कियत है उसमें, वो सबकी ही जमीन है, कंबाइंड जमीन है। नो वन इन पोजेशन, नो वन इन पोजेशन, इवन इफ ही इज इन सोल पोजेशन कैन से दैट दिस इज माइन एंड यू हैव नो राइट इन इट। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते। No. तो ऐसे वाला तो कोई उनके ऊपर केस वो ऐसा बनता नहीं है कि 40 साल है तो कुछ भी ऐसा। There is a different concept of adverse possession that we might talk about later in this podcast, but for this specific case that you mentioned, that has got nothing to do with it. His possession, even if for 40, 50, 60, 70, 100 years, will not oust your friend's kids' right from the property. जब तक उसका partition वो राइट क्लेम कर सकती है। पर अब बात ही आ गई एडवर्स पोजेशन की, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्स पोजेशन क्या चीज़ है। एडवर्स पोजेशन इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, एंड सुप्रीम कोर्ट का भी और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का भी इस पर थोड़ा डिबेट चलता रहता है, बिकॉज इट्स अ रादर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हम एक इंसान को जिसका ना लेना ना देना, ना टाइटल, ना कुछ राइटफुल क्लेम, उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस प्रॉपर्टी का ओनर बना देते हैं। नाउ इट्स रादर यस, इट इज रादर वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिसेंटली एक जजमेंट में इसको इलॉजिकल, इरैशनल एंड अगेंस्ट लॉ भी बोला है। बट देन द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारे लॉज गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कैसे होना चाहिए, उसने इस चीज़ का डिफेंस भी दिया है। तो पहले टू एक्सप्लेन इट, आई वुड bring it up as to from where this began. It comes from a Latin maxim which is vigilantibus non dormentus est, which means जो इंसान अपने राइट्स को लेके एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा है, ही इज डॉर्मेंट, उस इंसान का अगर राइट जाता भी है तो जाए।
Okay. The law is only here to protect the ones who are active about their laws. So adverse possession में क्या होता है? Let's say you have a property but you are living abroad. और मैं उस प्रॉपर्टी के गेट्स तोड़ के खुलेआम हॉस्टाइल वे में एंटर करती हूँ और मैं वहाँ पे रहने लग जाती हूँ टू योर नोटिस एंड नॉलेज, बट you don't do anything about it. And it's also called the squatter's right. Squatter माने कि चौंकड़ी मार के मैं वहाँ पे बैठ गई. Okay. मैंने अपना डेरा लगा लिया. तो मैं वहाँ पे बैठ गई एंड ओपनली पब्लिकली आई एम नॉट डूइंग इट इन अ हीडियस वे कि मैं छुप के बस रात को जाती हूँ खिड़कियों से छुप के. नहीं, मैंने दरवाज़ा तोड़ा है, मैं अंदर गई हूँ टू योर नोटिस एंड नॉलेज एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग अबाउट इट. And I have been there for good 12 years in a continuous possession. You're living abroad, you did not care to come to India and get involved in a litigation or file a suit for declaration to get me out of your house. You were like, हाँ, big deal, what can she do? तो 12 साल के बाद मैं कोर्ट में जाऊंगी अपना उस पोजेशन को लेके कि जी मैं 12 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, अब मैम का यहाँ पे कोई राइट नहीं है. तो कोर्ट मेरा एडवर्स पोजेशन का टाइटल परफेक्ट कर देगी और जो आप ओनर थे वो मुझे ओनर बना देगी. ठीक है. Yeah, and then you cannot then come and say that, you know, oh, I did not know. No, you knew. It was open, it was public. Your neighbors were telling you that this and this is happening. So this is adverse possession. Alright. I have ousted a true owner. आपका घर था, बट क्योंकि आपने अपने राइट के लिए कुछ नहीं किया तो मैं आके आपकी प्रॉपर्टी रह लिया आपने. So that is how my title. Very interesting. It's very interesting because yes. देखिए, at the end of the day, I admire these judges. I really do admire. Yeah. Because it is so difficult. दो लोग लड़के आ गए. Yeah. And you have to, with your own best of faculties, Yeah. your intelligence, आपको सोचना है, समझना है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या जजमेंट दी जाए, True. क्या नहीं. And it makes sense कि 12 साल तक अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो जैसे कहते हैं ना कि पैसा भी money is with the smarter, money goes to the smartest. So survival of the fittest है, जो Also, survival yes. instinct stronger रखेगा, उसे वो मिल जाना चाहिए फिर. In a way. Just when Supreme Court said that all of this thing is so irrational and when we see in a court that हम शरेआम एक इंसान को जिसका इस प्रॉपर्टी में ना कोई राइट था ना टाइटल था, हम उसको टाइटल दे रहे हैं, हम उसको ओनर बना रहे हैं, वी एज जजेस फील वेरी ऑफ द लॉ डूइंग इट. तो उसके कंट्रास्ट में हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही आंसर दिया कि इट्स ऑलवेज बेटर कि एक प्रॉपर्टी डेड हैंड ना बने. आप भी उस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं कर रहे थे, आप बाहर रहती हैं, उस प्रॉपर्टी ने डेड हैंड ही बनना था, उसमें लेट्स से इट वुड हैव रॉटन एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेटर कि वो किसी ऐसे इंसान को जाए so that the property is alive. You need not create a dead hand. Transfer of Property Act का क्रक्स ही है that it wants to prevent the creation of a dead hand in property. So that's how they justify it. I mean, of course it's absurd. हमें सुनने में वाकई जब हमने भी ये पढ़ा था बहुत अजीब लगा था कि how can a random person come and get a right in someone's property? But then I think. But then one thing I definitely feel the way is 12 साल के बाद भी अगर कोई आके कोर्ट में गुहार लगा रहा है, litigation करना चाहता है कि ultimately that property was mine, then the court should relent. I get it. Yeah. कि for whichever reason, if the reason is genuine enough, and mostly the reason would be genuine. Yeah. You know, 12 साल किसी की कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आ जा सकते हैं. Yeah. कि 12 साल आपको होशो आवाज़ ही नहीं होती कि कहाँ कहाँ क्या पड़ा है. Right? So maybe you miss out on a few things, or you don't really go and. Yeah, is why the Supreme Court has, in a few instances, said that, you know, it's high time that this British era law needs to be done away with. And so adverse possession by matter of right to na mile. Yes, adverse possession, in case somebody is so lazy as not to claim the property, can always be given to the person. Yeah. Probably. Yes. Yes. And अभी recently I was also hearing, अभी ये जो मैं पहले आपसे बात कर रही थी about this lady who lost her husband at a young age. वो father की property पे भी उसका कुछ right है, हक है? Yes, and it's very nice आपने इस point को raise किया collaterally, because I think for the longest of time and even today काफ़ी महिलाओं को नहीं पता है that वो अपने
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको हम पंजाब में जद्दी जायदाद कहते हैं, कोपासनरी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें हम अपना राइट क्लेम कर सकते हैं. विमेन को हमेशा ऐसा लगता है कि इसमें तो बस मेल का ही राइट है, इसमें तो बस मेरे भाइयों का ही राइट है, या फिर कल को अगर मेरा लड़का होगा उसका ही राइट है. नो. In 2005, amendment was brought to the Hindu Succession Act, which said in language कि जो डॉटर है उसका भी अपने भाई के बराबर का कोपार्शनरी में राइट रहेगा. And very recently in 2020, the Supreme Court in Vinita Sharma's case has said that ये मैटर नहीं करता कि 2005 में उसके फादर जिंदा थे या नहीं थे, ये रिट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई करेगा इवन इफ द फादर वाज डेड. सो 2005 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व होनी है वो डॉटर पे भी होनी है, वो सन पे भी होनी है, एंड डॉटर इज एन इक्वल कोपार्सन. एंड आई थिंक इट वाज अ बिग watershed moment because for the longest of time a daughter was not getting right in her in-laws family, and she was also not a part of her father's property, and she was left in the lurch. Like वो जाए तो कहाँ जाए, ना उस मायके का घर उसका. मायके पे जब बेटी होती है Exactly. तो कहा जाता है कि ये तो पराया धन है. ठीक है. Yeah. और जब इन-लॉज के घर जाती है तो औरत को या वो बहू को कहा जाता है ये दूसरे घर की है. तो घर है कौन सा उसका अपना पे? Exactly. यहाँ पे वो पराई है, वहां पे वो दूसरे घर की है. शुक्र है अब दोनों ही घर उसके हो जाएंगे. Yes, ma'am. Finally the law has woken up to Yes. this. And it's very important. And Divya, another thing, when there is a lady, there's a woman, for a good amount of time, for many years, the children जो होते हैं ना, वो मदर के साथ ही होते हैं. Yes, ma'am. The mother has to provide for their education, for everything. God forbid something happens to the breadwinner of the family, that is her husband. तो माँ को ही सब कुछ देखना करना तो है ही है ना. So वो माँ को भी property rights and property होना चाहिए. Yes, absolutely. Only then she will, where will she go otherwise? Very true. She's not. And I was rather surprised because dealing with civil disputes, sometimes I come across women who are utterly shocked. वो अपने लाइक पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का केस लेके आते हैं कि यू नो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ. एंड उनको आइडिया ही नहीं होता है मैम कि even they have a right in their father's property. Very innocently, very sweetly, they'll just come with the papers and they'll be like, sir ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं. And then I just think sometimes कि maybe इनको कुछ चाहिए नहीं, but there have been a few instances where I just like, you know, out of curiosity told them कि मैम ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ब्रदर ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ and all of that. So women आज की डेट में भी मैम पता ही नहीं है उनको कि उनका राइट है. उनका भी राइट है इस प्रॉपर्टी में. So it's very important कि दिव्या अगर औरत को पता भी है ना कि उसका राइट है इस प्रॉपर्टी में, तो जनरली होता क्या है कि ब्रदर्स या भाभी ने मान लो अपने भाई से प्रॉपर्टी नहीं ली, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. लाइक आई एम जस्ट टेकिंग इट अ बिट ऑफ द मार्क, बट क्योंकि अब ये बात उठी है तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी मेंटल सेटअप ऐसा नहीं है. भाभी जनरली अपनी ननद को बोलेगी देखो तुम घर की प्रॉपर्टी लोगी, तुम तो खाते पीते घर में हो, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में हक चाहिए तो ठीक है, पर फिर कल को हमसे मिलना बरतना तो कम हो जाएगा तुम्हारा. सो शी हैज टू चूज बिटवीन टू, या भाई भाभी को चुन ले या प्रॉपर्टी को चुन ले. तो मोस्टली गर्ल्स प्रेफर कि ठीक है ये ज़मीनें आपकी हैं, मैं तो अपने हस्बैंड के फैमिली में हूँ ही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रिश्ता जरूर रख लो, अपना प्यार मेरे साथ. I mean it's very subjective. It is very subjective. For every family there's a different background story playing, but as far as हक की बात है, हर लड़की का अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट है. Now whatever happens in a family again is very subjective, but this right is that there. That is again coming to the second point, no? That you now the ladies, पहले औरतों का हक कहीं नहीं था, अब मिलने लगा तो फादर की प्रॉपर्टी में भी मिल गया, पति की प्रॉपर्टी में भी मिल गया in a way. So now women are getting a two-way property right from both sides.
I mean, that's also, I mean, a bit of a confusion, you know, because वो भी थोड़ा सा controversial हो जाता है. I don't think so, because like you said, God forbid something happens to the breadwinner of the family, it's the widow who will have to look after her kids. And I think it's important for her कि वो financially थोड़ी secure हो, because you never know if she was working or she would want to work. So all of these things would help her create a better future for her kids any day. And I don't think I totally agree to that, Divya. But along with this, I would want to add here कि अगर कल को बेटी अपने आप को भाई के बराबर समझती है, तो इस बेटी को और उस दामाद को जिसने अपने लॉस से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए कि फिर वो पेरेंट्स को संभालना भी उसका भी उतना ही अधिकार है. कल को उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो लड़की हूँ, माँ बाप बीमार हैं तो भाई देखे, Of course not. भाभी देखे. हाँ जी. Then she has to partake of the equal responsibility as well, Yes, and she has to act and behave like a son. Yeah. Yes, and कल को भाई को कोई प्रॉब्लम आती, again she should stand by her brother. Very true. Shoulder to shoulder and say, भाई मैं भी तेरा भाई हूँ, बहन नहीं. I will support you in every which way you want. Yeah. अगर तू ये वाला, हम एक सोसाइटी में एक जेंडर पैरिटी ये भुला ही दें, जैसे होता ना लिंग भेद भुला दें, Status और yes. ये ले आए कि बेटी भी वही है जो बेटा है, then everything is fine. Yeah. Then it is totally all right. पर अगर हम वो भी रख रहे हैं, ये भी चलाने की कोशिश करेंगे, तो डिस्कॉर्ड आएगा ही कहीं पे सोसाइटी में. Very right. I mean, you're right. I think it is the bringing up and पूरा social fabric का एक तरह से सोशल फैब्रिक को और सिक्योर और टाइट बनाना पड़ेगा फ्रॉम बोथ साइड्स. लॉ हैज डन इट्स जॉब. अब सोसाइटी को अपना करना चाहिए. Absolutely. The society is supposed to take care of it. So Divya, in this podcast, what I understood from you was कि अगर कोई भी कल को जमीन खरीदने जा रहा है, तो उसको सबसे पहले तो एक इन्फॉर्म्ड पर्सन किसके पास जाना चाहिए? I mean, I would like to advertise myself and say, come to me. दिव्या के पास चले जाइए. Yes, Absolutely. Yeah, कोई भी सिविल एडवोकेट के Yes. तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, they are just as good. I think they're more commercially sound. They can give you a better rate. They can give you a better information कि वो बैंक लोन तो नहीं है, but they are not well versed जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है. एक फर्द पढ़नी, आप सरप्राइज्ड होंगे कि मैंने 5 साल के लॉ कोर्स में हमें फर्द नाम की चीज़ ही नहीं पता थी. इट इज़ व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू गेट टू नो कि ओके दिस इज़ फर्द, दिस इज़ जमाबंदी, दिस इज़ एक इंतकाल कराना एंड ऑल ऑफ दैट. दिव्या, आप मुझे ना विस्तार से सारे एक एक करके स्टेप्स बताइए कि हम गए एक एडवोकेट के पास, वो एडवोकेट हमें कैसे गाइड करेंगे कि मतलब हम सही तरीके की ज़मीन खरीदें जिसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड ना रहे. राइट. सो लेट्स से कि आपने किसी ए पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसका खसरा नंबर है, जो भी उसका खतौनी नंबर है, उस खसरा नंबर की उस विलेज की फर्द जमाबंदी लेकर आओ. जब आप उसकी फर्द लेकर आओगे तो हम देखेंगे कि ये वाले खसरा नंबर में ये प्रॉपर्टी, लाइक एवरी प्रॉपर्टी, द लिटिलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी हैज़ अ खसरा नंबर. तो उस खसरा नंबर पे हम देखेंगे कि आप ए से खरीद रहे हो, ए का नाम एज ओनर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. तो जब मैं देखूंगी हाँ ए के नाम का ये है तो सही, ठीक है, उसके नाम पे जमाबंदी में रिकॉर्ड है, फिर मैं आपको बोलूँगी कि मैम आप ए से पूछो कि ए ने ये प्रॉपर्टी कैसे ली, क्या ए ने भी किसी से खरीदी थी, कि ए को अपनी पार्टीशन में प्रॉपर्टी मिली थी, या ए का किसी कोर्ट ऑर्डर से ये प्रॉपर्टी आई थी. फिर आप ए से पूछोगे कि आप मुझे अपना टाइटल दिखाओ कहाँ से आया. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगेन सिर्फ उसका फर्द में नाम होने से वो ओनर नहीं है, उसको अपनी टाइटल दिखानी पड़ेगी. तो लेट्स से ए आपको दिखाता है कि मैंने बी से खरीदी थी, वो ए और बी के बीच का आपको सेल डीड दिखाता है जिसमें लिखा है कि ए ने बी से 5 करोड़ के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदी थी. वहाँ से ए का टाइटल कंफर्म हम करेंगे. सो हमने टाइटल कंफर्म कर लिया, विच मीन्स ही कैन सेल यू द प्रॉपर्टी, ही इज़ द ओनर.
नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है, कोई इनकम्बरेंसेस तो नहीं है। फिर मैं कंसर्न्ड बैंक अथॉरिटीज से उस प्रॉपर्टी, क्योंकि लेट्स से उस प्रॉपर्टी पे लोन लगा हुआ है तो आइडियली वो फर्द में लिखा होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे इस बैंक का लोन है, पर वो आपको बोलेगा कि ये तो 4 साल पहले लिया था, अब मैंने लोन क्लियर कर दिया है। तो हम बैंक वालों से पूछेंगे कि उसने ऐसा क्लियर कर दिया कि नहीं, बिकॉज अ फर्द ओनली गेट्स अपडेटेड एवरी 5 years, हर साल नहीं बनती है, 5 साल की अपडेटेड होती है। फिर उसके बाद हम लोन्स चेक करेंगे या किसी का चार्ज तो नहीं क्रिएट। फिर एज एन एडवोकेट आई वुड ऑल्सो बी कंसर्न कि इस पर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, देन इट वुड बी माई ड्यूटी टू चेक कि इस पर कोई मुकदमा तो नहीं लगा हुआ है, डिस्प्यूट तो नहीं है, क्योंकि वो फंड में नहीं आता है। हम फिर उसका डिस्प्यूट चेक करेंगे, सिविल कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, एंड दैट इज़ अ रादर टीडियस प्रोसेस जो एक ले पर्सन अपने एंड से नहीं कर सकता है। तो हम वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद जब हमने टाइटल की चेन बना ली है, हमने लिटिगेशन क्लियरेंस ले लिया है, हमने इनकम्बरेंसेस का क्लियरेंस ले लिया है, इज व्हेन आई विल गिव यू अ गो अहेड दैट ओके मैम यू कैन बाय दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम ए। एंड व्हेन यू बाय दैट प्रॉपर्टी आई वुड लाइक, मैं इस चीज़ पे इनफ स्ट्रेस नहीं कर सकती हूँ दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गेट सेल रजिस्टर्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास ये आता है कि ए ने आपको कह तो दिया कि हाँ अग्रीमेंट टू सेल हो गया है, आप मुझे पैसे दे दो, अग्रीमेंट रेडी है, मैं आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन फिर कभी दे दूंगा, पर आप ये अग्रीमेंट रख लो। नहीं, यू हैव टू टेल हिम कि मुझे सिर्फ अग्रीमेंट नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर सेल डीड चाहिए और मुझे आज के आज कब्जा भी चाहिए। या बिकॉज इट इज़ रादर सरप्राइजिंग दैट कई बार मौके पे कब्जा किसी और का होता है, उसके लीज पे हो सकती है, टेनेंट पे हो सकती है, वट एवर इट इज़, राइट, एंड यू वॉन्ट दैट टुमारो, बट फिर वो कहता है कि नहीं मेरा उसके साथ तो 3 साल का अग्रीमेंट हुआ है, मैं आपको 3 साल बाद दूंगा। सो यू हैव टू प्रेस ऑन गेटिंग अ रजिस्टर्ड सेल डीड एंड यू हैव टू प्रेस ऑन गेटिंग द पोजेशन। जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आपने रजिस्टर्ड सेल डीड करा ली, आपने पोजेशन ले लिया, फिर उसके बाद आप इंतकाल म्यूटेशन फर्द में करवा सकते हो, अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा सकते हो। दैट्स हाउ इट गोज। इट्स अ लिटिल टेक्निकल बट देन दैट्स वेयर, बट ये सब कर लेना चाहिए to be very secure with what you are buying. देखो, this brings me to a very interesting question कि मान लीजिए कि कोई टेनेंट रह रहा है in XYZ प्रॉपर्टी, वो XYZ प्रॉपर्टी की सेल हो गई, एक नए मालिक आ गए, वो जो टेनेंट था उसको उसके प्रीवियस मालिक ने भी कहा कि मैं तो ये प्रॉपर्टी बेचने वाला हूँ, but the tenant anyway stayed on. अब जो नया मालिक आया उसने कहा कि भाई आप तो खाली करो क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी डिमोलिश करके फ्रेश बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो उसमें टेनेंट के क्या अधिकार हैं? आई थिंक मैम हियर द टेनेंट द सेलर जो नए बायर को बेच रहा है उसको पहले तो अपने बायर को बताना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी में एक टेनेंट है, क्योंकि जब नया वाला बायर पुराने वाले सेलर से ले लेगा वो प्रॉपर्टी, ही विल बिकम द लैंडलॉर्ड ऑफ द टेनेंट एंड ही विल बी इक्वली बाउंड by all the landlord and tenant rights. So the tenant, will he be bound? Yeah, I mean, but the previous one is gone जिसके साथ था. Yes, but then here again comes the point कि let's say litigation ही है, litigation भी let's say 2 जनों के बीच में चल रही है, A और B के बीच में, but during the pendency of litigation B ने C को property sell कर दी और C को litigation के बारे में नहीं पता था, but even then अगर कल को लिटिगेशन के बाद रिजल्ट कोर्ट का ये आता है कि बी तो ओनर था ही नहीं, ए ओनर था, तो सी विल बी इक्वली बाउंड एंड ही विल हैव टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट कि ओ माय ओनर वाज नॉट द ट्रू ओनर, और उसको ए को ही प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी. सो यू आर बाउंड बाय व्हाटएवर हैपेंस व्हेन यू बाय द प्रॉपर्टीज. व्हाई यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल इफ देयर इज no litigation, no lease, no license going on with that property that you want to buy. It's very important. Okay. Yeah. पर मान लीजिए कि वो टेनेंट वहाँ रह रहा है, पर टेनेंट ने कोई ऐसे पेपर्स नहीं साइन किए हुए. There is no legal documentation or something. He's just occupying that property for the sake of occupying. He's a trespasser, you mean? He was a tenant once upon a time. Okay. But he's overstaying his टेनेंट वाली जो डीड थी या जो भी था उससे ज़्यादा रह रहा है वो वहाँ पे. तो इन दैट केस उसके कितने राइट्स बनते हैं? टेनेंट हैज नो राइट. आई मीन इफ यू आर अ स्टैट्यूटरी टेनेंट, लेट्स से आपकी एक रेंट एग्रीमेंट साइन हुई थी कि आप 12 महीने के लिए मेरे टेनेंट हो और वो उस 12 महीने के बाद भी उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, देन ही इज एज बैड एज अ ट्रेसपासर. ही इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी टेनेंट. ही इज नॉट
in legal lawful possession anymore, and he can be ousted on the same ground that आपका contractual period expire हो गया and you should leave. And you can leave. Yeah. Okay. Yes. और मान लीजिए कि कोई टेनेंट है, वो आ गया प्रॉपर्टी में, उसने सेल डीड भी ये जो डीड होती है बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड वो भी किया, पर उसने कुछ समय के बाद किराया देना भी बंद कर दिया और वो प्रॉपर्टी भी नहीं खाली कर, तो इन दैट केस लैंडलॉर्ड के पास व्हाट इज In this case, landlord can get an eviction based on arrears of rent. It means कि landlord अब कोर्ट में जाके उस टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन की पिटिशन डाल सकता है कि इस टेनेंट को मैंने इतने रुपीस पर मंथ पे मैंने रेंट पे दिया था, बट फ्रॉम दीज लास्ट फ्यू मंथ्स इसने मुझे पैसे नहीं दिए, एंड बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट ही नीड्स टू एविक्ट और पे मी द अमाउंट. तो वो लैंडलॉर्ड की मर्जी है, वो यहाँ एरियर्स ऑफ रेंट में मनी क्लेम कर सकता है या ऑन दैट ग्राउंड वो उसकी एविक्शन क्लेम कर सकता है. या दिव्या, एट द एंड ऑफ द डे ना बात वहीं पे आ जाती है कि जब कोई कोर्ट चला जाए, वो भी सिविल कोर्ट चला जाए ना, तो कहते हैं कि आप नहीं, आपकी दो पुश्तें भी साथ में ही केस लड़ती रहती है. सिविल कोर्ट के केसेस कभी खत्म नहीं होते हैं. इसका क्या कारण है कि बहुत अपील और दलील है कि सिविल कोर्ट इज अ प्लेस फॉर टॉर्चर. I mean, courts, I would not say is a place for torture. It is a place of justice, and just yes, like of course, but भगवान के घर भी देर है अंधेर नहीं है वाला वो तो मैं जानती हूँ कि कोर्ट की इसमें कोई गलती नहीं होती है, जुडिशरी की भी गलती नहीं होती है, बट सोसाइटी ही कुछ ऐसे बनी है कि उनको ना रास्ते दिखा देते हैं. Ma'am, you know what? I think in my little time of practice that I've seen कि जो पार्टी लेट्स से अब टेनेंट या लैंडलॉर्ड का ही है, स्टैट्यूट कहता है कि इसको आपको एज अर्ली एज पॉसिबल ख़त्म कर देना चाहिए, एटलीस्ट रेंट के मैटर्स को या टेनेंसी के मैटर्स को. बट अगर आप टेनेंट की साइड से एडवोकेट हो, आप ट्राई करोगे अपनी तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स कि मेरा टेनेंट बैठा ही रहे, मेरे टेनेंट को निकाले ना, तो आप उल्टा डाल दोगे कि नहीं मैंने तो इनको एडवांस दे दिया था, मैंने तो रेंट में एरियर्स में हुई नहीं. या फिर अगर एक लैंडलॉर्ड ने लेट्स से अपनी बोनाफाइड नीड के लिए एविक्शन करवाना है कि कल को मेरे बेटे की शादी होनी है, मुझे मेरा फर्स्ट फ्लोर चाहिए, आप खाली कर दो, तो टेनेंट का एडवोकेट एक ऐसा ग्राउंड ले आएगा कि आपके पास तो एक और भी घर है, आप अपने बेटे को वहाँ भेज दो, आपकी नीड बोनाफाइड नहीं है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिलेइंग टैक्टिक्स दैट you have to adopt for your client. Like if you're a tenant's client, you have to delay the process of eviction. And if you are for the property, for the seller, you will have to delay the process कि आपके seller के पैसे भी उसके पास रहें और उसको property भी ना देनी पड़े. So I think in the process of giving the best to your client, in civil cases there's a lot of delaying tactics that you can employ, which delays the time to a lot of extent. Yeah. But then I think at the finally, it is the judge, yes, and the seat of justice. Yes, they realize that this is just delaying tactics. Yes. From 1 to 2 to 3 to 4, yeah, they are just running from here to there, and yes, it's a delay tactic. And eventually, एक ऐसी judgment आती है जिसमें they just nail it कि बस इसके बाद इसके आगे कुछ वो नहीं हो सकता. Yes, that's very true. And also I think now the courts are getting very aware. Proactive, yes, they are. But again, I feel that the judiciary is very burdened. There's a lot of pendency. इतना ज़्यादा pendency है that even the judges have to, for some reason, give a longer date. They cannot. Their roster is so heavy that they cannot give a short date, even if you request. Even if the matter is as little as टेनेंट ने पैसे नहीं दिए, उसकी एविक्शन बनती है, उसके बावजूद भी एक लंबी डेट ही मिलेगी क्योंकि उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा है. सो इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट ऐड टू द डिले, बट आई होप we have some solution to it soon. Yeah, we need to have a solution to this soon. Because justice delayed is justice denied. जितना देर से मिलेगा आपको न्याय, Very true. वो एक तरह से ना मिलने के बराबर ही. Very right. एंड द सैड पार्ट इज कि चलो जो लैंड ओनर है, जिसने बेचारे ने मेहनत की, अपनी जगह बनाई, उसमें एक टेनेंट आके बैठ गया और वो लैंड ओनर को इतना ज़्यादा तंग करता है. मुझे तो लगता है कि टेनेंट्स का थोड़ा सा कम होना चाहिए अधिकार, बट एज कम्पेयर टू द लैंड ओनर. आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस एज वेल. जो हमारे रेंट लॉज बने हैं, this is also a special legislation and they are highly biased towards the tenant.
बिकॉज जब ये लॉ बना था तब हुआ ये था कि टेनेंट यूज टू कम एंड ऑक्यूपाई एंड लैंडलॉर्ड अपनी विम्स एंड फैंसीज पे कभी भी किसी को निकाल देते थे, तो पहले नोटिस पीरियड आया. But then when we realized that there's a lot of migration happening from the villages to the cities, और बहुत ज़्यादा टेनेंट्स बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेटर रेट लेने के लिए लैंडलॉर्ड कभी भी किसी टेनेंट को निकाल देते हैं कि मेरे को हम वी वर थ्राइविंग ऑन द नीड ऑफ द पर्सन जो एक रेंट पे आके रह रहा था, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बना. एंड व्हेन अ लॉ इज़ मेड किसी की प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वो उसकी तरफ एक हल्का सा बायस लेके ही आता है. सो आई थिंक यू आर राइट व्हेन यू से कि जिसका घर है उसके फेवर में कुछ होना चाहिए, बट ये लेजिस्लेशन जब बनी थी उस टाइम पे इट वाज मेड इन अ सर्टेन वेज. Probably जल्दी ही सुन के इसका भी कुछ रिविजन आएगा, Hopefully. and we'll have an equal playing field or Yeah. an equal platform for both, for the Absolutely. landowner as well as the tenants. Yes, ma'am. So it was lovely having you over, Divya, और हमने बहुत enlightenment लिया, Thank बहुत you. कुछ सीखा और आपसे समझा. I hope I could help. So I wish you all the best in your career. Thank you, ma'am. You've been doing excellent. Thank you. And I really wish that tomorrow when you go to the seat, probably someday for policy framing and things like that, you will carry all these social demands Yes. with you and somehow try to frame policies where good justice is Yes, brought ma'am. to the system. I will try my best. Thank you for your wishes. Wishing you all the best. Thank you you. so much.